अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं जवेरी अली। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का महंगाई से निपटने के लिए कौम के लिए 120 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। 6 माह तक पैकेज के तहत घी, आटा और दाल की कीमत में 30% डिस्काउंट मिलेगा, जिससे 13 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। वजीर आजम ने आखिर में कहा कि मुल्क के 2 बड़े खानदानों से दरख्वास्त है कि 30 साल जो पैसा चोरी किया उसका आधा वापस ले लें। आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, घी, आटा और दाल, आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है, ताकि ये जब मुश्किल वक्त निकल जाए तो इसमें आपको 30% आपको इसमें बचत होगी जब आप जाके ये 3 चीज़ें खरीदेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। कौम से खिताब में इमरान खान का कहना था कि भारत में फ़ी लीटर पेट्रोल 250 रुपये और बांग्लादेश में पेट्रोल 200 रुपये है। दुनिया भर में तेल की कीमत 50% और पाकिस्तान में सिर्फ 9% बढ़ी है। पाकिस्तान में पेट्रोल पूरे खित्ते में सबसे सस्ता है। हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है, मजबूरन पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। अभी भी हिंदुस्तान से ज़रा सिर्फ मुकाबला कर लें कि 250 रुपए लीटर आज हिंदुस्तान में पेट्रोल बिक रहा है और बांग्लादेश में 200 रुपए लीटर। तो आप ज़रा खुद ही मुकाबला कर लें कि पाकिस्तान में आज 138 रुपए का बिक रहा है। पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई है। यानी तेल था $42 का, आज वो पहुंच गया $85 के ऊपर। हमारे मुल्क में कितनी बढ़ी है तेल की कीमत? 33%। जब आप कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, इस वक्त पाकिस्तान सबसे, स्वाय वो मुल्क जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है, स्वाय उन मुल्कों के जो इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल में। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्ज़ों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूँ। ये तमाम तर वज़ीर आज़म का खिताब आप लोगों ने सुना। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है कि 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज कौम को दिया जाएगा और उससे 6 माह तक काफ़ी चीज़ें जैसे घी है, आटा है और दाल की कीमत में 30% तक डिस्काउंट मिल सकेगा। अब बहुत सारे सवाल जहन में पैदा हो रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि आम आदमी तक ये रिलीफ किस तरीके से पहुंचेगा, मईशत पे किस तरह से फ़र्क पड़ेगा और जो एहसास प्रोग्राम है उसमें जिसमें 2.5 करोड़ अफराद जो है वो रजिस्टर्ड हैं, क्या ये फायदा सिर्फ उन लोगों को होगा या ये पूरी कौम को ये फायदा मिल सकता है? जी, टारगेटेड सब्सिडी की बात की है वज़ीर आज़म मोहतरम ने और ये अच्छी बात है कि जो हमारे गरीब तबकात हैं उनको ये फायदा पहुंचे। मगर साथ ही उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी जाएंगी। तो अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो 40 लाख खानदानों के लिए जो भी मिलेगा वो उसके ऊपर जो कीमतें बढ़ेंगी उसका क्या होगा, ये नहीं उन्होंने बताया है। और ये कहा है कि पेट्रोल की प्राइसेस पूरी दुनिया से हमारे यहाँ जो ऑयल पैदा करने वाले ममालिक नहीं है सबसे सस्ती है। ये भी एक दरअसल फैंटेसी है उनकी और एक फैलेसी है। अगर बांग्लादेश में 200 है तो बांग्लादेश में डॉलर भी तो 84 का 7 का है और अगर इंडिया का आप देखें तो उनका तो हमारे आधा का फर्क है, वो 74 का है। तो फिर ये इस तरह का मुआवजा करना और बगैर सोचे समझे ये देखना कि वहाँ इन्फ्लेशन रेट 5.57 है, हमारा 9.2 है, ये भी अगर लोग कहते हैं कि बहुत अंडरस्टेटेड है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड फसलें पैदा की हैं, दूसरी तरफ फरमा रहे हैं कि आटा भी हमें गंदम भी बाहर से मंगवानी पड़ रही है, हमें ऑयल भी बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। तो अगर आपका डॉलर नीचे जा रहा है, अगर आप अपनी खुद कफील नहीं है ग़िज़ाई ज़रूरियात में, तो इसमें किसका कसूर है? 3 साल तक लोगों को ये इल्जाम देते रहना कि आपने करप्शन की, तो आपने करप्शन का तो पैसा वापस नहीं पाए और ऊपर से लोगों की जिंदगी हराम कर दी है। अब एक तरफ टारगेटेड सब्सिडी देंगे जिससे फिर खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, और दूसरी तरफ जो है वो हमारा जो इस वक्त पूरा टैक्सेशन का निज़ाम है
उन्होंने कहा उसमें बहुत इजाफा हुआ है, मगर वो भूल गए सर, रिलीफ देने की बातें की जा रही हैं, लेकिन साथ साथ जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। सीनियर माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। सर, फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक तरफ आवाम को रिलीफ देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि महंगाई का ग्राफ जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और करीब आदमी ही नहीं, खाली हर तबका ही इससे मुतासिर हो रहा है। मुजाहिद बरेलवी साहब जो कि सीनियर एंकर पर्सन हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। फरमाइएगा मुजाहिद साहब कि आप कैसे देखते हैं, आज वज़ीर आज़म की जानिब से मुल्क के तारीख के सबसे बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। वजीर आजम इमरान खान का महंगाई से निपटने के लिए कौम के लिए 120 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया जा चुका है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ ही मौजूद है। डॉक्टर साहब, दो चार बातें हैं इस किस्म की जो वजीर आजम ने आज अपने खिताब में कही हैं। एक तरफ उन्होंने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ने का इंडिया भी दे दिया। पेट्रोल की कीमत इस वक्त वैसे भी बहुत हाई है, आम आदमी तो पिसके रह जाएगा। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, ये एक तरफ तो 120 तो ऐसे है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा है। अगर ये 500 अरब के अमीरों पे टैक्स लगा देते तो हम वहाँ से भी पेट्रोल भी महंगा ना करते और 120 अरब की बजाय उनको 400 अरब का पैकेज देने में कामयाब हो जाते। तो उन्हें चाहिए कि अगर वो चीजें कीमतों की स्टेबलाइज करना चाहते हैं, अगर वो फूड इन्फ्लेशन नीचे लाना चाहते हैं, अगर ओवरऑल जो महंगाई है उसको कम करना चाहते हैं, तो वो मुल्क के अंदर पैदावारी सलाहियत बढ़ाएं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें। तेल बढ़ाने से तो हर चीज की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो फिर 120 बिलियन कहाँ जाएगा? वो तो गरीबों को चीजें भी तो इतनी महंगी मिलेंगी, तो ये तो 120 अरब वहीं पे जाया। इकराम साहब लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। सर, फरमाइएगा कि वजीर आज़म ने आज कौम के लिए 120 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया है, साथ साथ ये इंदिया भी दे दिया है कि इन्फ्लेशन रेट मजीद बढ़ेगा। देखिए, एक पॉपुलर परसेप्शन तो यही है कि बहुत महंगाई बढ़ गई और उसकी जिम्मेदार हुकूमत है, और ये बात कहना भी बहुत आसान है। लेकिन ये कोई भी हुकूमत ये बताइए क्यों ये चाहेगी कि वो हुकूमत महंगाई बढ़ाए ताकि लोग मुश्तैल हों और उसके खिलाफ हों। और तौर पर इमरान खान अगर, और खासतौर पर ये नून लीग और जरदारी लीग और इन लोगों को तो बिल्कुल ही हक नहीं पहुँचता ये कहने का, या हमारे जो अशराफिया के कोई दानिश्वर हो गए के क्रिटिसाइज करने का कि जनाब माजी में तो ये था। भाई माजी में अगर तनख्वाहें लोगों की 500 रुपए की तनख्वाहें भी तो 5000 रुपए हुई हैं, और ये जो आपको सारे शहर में जो है वो एक सिरे से दूसरे तरफ जो खाने पीने के जो लोग जिस तरीके से अल्लाह माशाल्लाह हर वो जो आपका जो उठाने में नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि टेक्निकली बताऊं कि आपके जो फूड आइटम है उसको कितने अरबों लोग ये गरीब लोग और मेहनतकशी लोग मंगवा रहे हैं ना। ये पांडा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 42 कितने अरब के लोग घरों में खाने मंगवा रहे हैं। ये जो आपकी पेप्सी और कोक और KFC और मैकडॉनल्ड इनकी शाखों में शाखें खुले चली जा रही हैं, ये क्या गरीब क्या क्रिप्टन वाले खा रहे हैं? तो एक मैंने कहा एक पॉपुलर बात तो यही है कि बड़ी है महंगाई है, लेकिन साथ में आप ये भी नहीं कहे पाकिस्तान में ऐसी महंगाई नहीं है कि लोग तंग आके लोग सड़कों में निकल के चीना जत्ती शुरू कर दें। ये पॉपुलर नारा बन गया है इमरान खान के खिलाफ, उनके मीडिया में हल नहीं कर सके, और अपोजिशन के लिए मीडिया और ये जो पॉपुलर नारा जैसे मैंने कहा इस्तेमाल हो रहा है। वरना सिर्फ खासी गलती ये है जो मैं कहूँगा, जो उन्हें फौरी तौर पर अगर उन्हें पॉपुलर ये जो ऐलान करें कि मैं गवर्नर हाउस गिरा दूंगा, सदर गिरा दूंगा। मुजाहिद साहब, क्या आपको ये कैटेगोरिकली लगता है कि इस पैकेज से अवाम को वाकई रिलीफ मिल पाएगा? क्योंकि ऑपोजिशन तो अभी से ये कह रही है कि लोगों को मजीद गरीब बनाने का ये मंसूबा है। नहीं देखिए 120 अरब, मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई हुकूमत महंगाई जानबूझकर नहीं करती। ये जानना पड़ेगा कि जो आपके जो माजी के बोझ आप पर जो लोग कर्जे लेते रहे, जो कुछ आप सब कुछ करते रहे, जिस तरीके से करप्शन एक रियलिटी है जो इन्होंने की, जिसके सबब जो है दौलत यहाँ से वहाँ चली गई। आपके मुत्तहदा इमारात और यूरोप और अमेरिका अरबों डॉलर चले गए, अभी अफगानिस्तान चले गए। सिर्फ जो है इमरान खान के गले में फंदा तंग करके उनको नीचे गिराना, उनको मजाक कराना, मैं तो कह रहा हूँ ये एक रैशनल अप्रोच नहीं है। तो हमें इसकी जिम्मेदारी मैंने आपसे कहा ना, एक आम आदमी कर रहे हैं,
आम आदमी को भी जरा देखिए कि उसका बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब, और उनके साथ ही मौजूद है माहिर माशिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रिलीफ पैकेज को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म तो ऐलान कर देते हैं लेकिन मुतालिका इदारे इन समरात को अवाम तक पहुँचाने में कासिर हैं। शुक्र है कि इमरान खान साहब ने गरीब आवाम के बारे में सोचा है। शुक्र हमें तो चाहिए कि हम 2 नफल बढ़ें, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक और बम भी गिराया हुआ है कि वो पेट्रोल की जो कीमत है उनको सस्ता नहीं करेंगे। ये बहुत खुशैन बात है कि वज़ीर-ए-आज़म ने तो आवाम के बारे में सोचा है। घी आटा हो गई, दाल इन्होंने सस्ती कर दी है, लेकिन उनको चाहिए कि वो और जगह पे भी देखें, जैसे पेट्रोल देखें और चीज़ें देखें, वो बहुत महंगी है क्योंकि गरीब आवाम में वो इस चीज़ पर ज़्यादा नहीं दे सकती। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है, जबकि इजलास 8 नवंबर दोपहर 11 बजे कौमी असम्बली हॉल में होगा और इस हवाले से आपको मजीद भी आगाह करेंगे। लेकिन अभी आपको बताएं कि एक अहम मैच आज होने जा रहा है अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान, और आप मनाजिर देख सकते हैं दुबई के क्रिकेट ग्राउंड से। इस वक्त आप मुलाहिजा कर सकते हैं अहम मैच होने जा रहा है और इंडिया के लिए खासकर ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अगर ये मैच हार जाता है तो आज इवेंट से ही फारिग हो जाएगा। Not playing only Sharaf is inside here. In terms of bowling first rather than batting, would you say you are a batting first kind of side normally? No, always we are prepared for the both, not but today we will bowl first because of QA. As far as your approach is concerned today, big side India and an opportunity here for you guys to stake a real claim for that second spot. How are you going about it today? Yeah, it's we play the normal cricket here, and we will just go and enjoy our cricket here. All the best today. Yeah, thank you. Virat, and I'm sure you've heard it and seen it written everywhere, last chance saloon. What does that mean then in your change room as you speak with your guys and get yourself ready for this? Well, firstly, there's no denying the fact that the situation is a tricky one for us, but having said that, there is still a chance, and we are a side that are going to look at that chance and come out here and play positive cricket in terms of chasing those goals. So we know we haven't played up to potential. Whatever the reasons might be, we need to brush them aside and focus on today, which is an important day for us as a team and a chance to showcase to everyone what we can do as a side, which we haven't done in the first 2 games. Being asked to put a score on the board, is that the way you'd have gone about it anyway? Well, that's a thing for an argument, but we would have bowled first, to be very honest. Try to restrict the opposition and try to chase that score down, but it's not a bad thing against a side like Afghanistan, who like to set up runs on the board and utilize their slower bowlers in the second half. So yeah, for us it's an opportunity on a fresh pitch, which looks a really nice one, to come out here and put big runs on the board and take it from there. What have you done with your side today? A couple of changes. Surya Kumar is back. He's fit, so he'll be batting at his spot that he batted in the first match. अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। स्ट्रैटेजी अब यही होगी कि अर्ली विकेट्स हासिल कर ली जाएं और दोनों ही टीमों के लिए ये आज का मैच डू और डाई की सिचुएशन इख्तियार कर चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर दिया। इजलास 8 नवंबर दोपहर 11 बजे कौमी असम्बली हॉल में होगा। आला अस्करी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। इसी पर बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, आगाह कीजिएगा इजलास में किन उमूर पर गौर किया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के हाल जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली इस इजलास का ऐलान कर दिया गया है और ये 8 नवंबर को दोपहर 11 बजे कौमी असम्बली हाल में होगा और अस्करी हुकाम खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से पार्लियामान को ब्रीफिंग देंगे। इस अहम तरीन इजलास में शिरकत के लिए स्पीकर की तरफ से कायद इत्तेफाक मियां शहबाज शरीफ को दावतनामा दिया जा चुका है। इसके साथ साथ वजीर दिफा, वजीर खारजा और वजीर दाखिला समेत तमाम वफाकी वज़रा जो है उन्हें भी मदऊ किया गया है और हुकूमत। बहुत शुक्रिया इंतजार हैदरी अपडेट करने के लिए।
और एनसीओसी ने पाकिस्तान आने वाली परवाजों की सफरी पॉलिसी में तब्दीली का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान ने गैर मुल्की परवाजों को मुकम्मल तौर पर बहाल करने का ऐलान कर दिया। इसी पर बात कर लेते हैं आफ्ताब जहां से। आफ्ताब जहां, ये बताइएगा कि एनसीओसी ने किस कैटेगरी के ममालिक के लिए सफरी पाबंदियां खत्म की हैं और क्या अभी भी कुछ परवाजों पर पाबंदी बाकी है? जी बिल्कुल, विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर के ज़ेरे सदारत आज एनसीओसी का इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान आने वाली परवाजों के लिए ट्रैवल पॉलिसी में तब्दीली का फैसला किया गया है। तमाम फ्लाइट 10 नवंबर से मुकम्मल चलाई जाएंगी। ये जो फैसला किया गया इसमें 10 ममालिक को कैटेगरी सी में रखने का फैसला किया गया है। ये वजह इस वजह से कि कोरोना की शरह ज्यादा होने से इन 10 ममालिक को कैटेगरी सी में रखा गया, जिसमें अल्मानिया, बल्गेरिया, इराक और मेक्सिको शामिल है। जबकि कैटेगरी बी में भी 6 ममालिक को शामिल किया गया है और जो कैटेगरी बी में ममालिक शामिल है वो रूस, ईरान और जर्मनी है, जिन पर कोई पाबंदी जो है वो आयद नहीं होगी। जबकि आज का जो शुक्रिया आफ्ताब जहां। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में ब्रेक थ्रू, मुशीर पार्लिमानी उमूर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कानून साजी पर आईनी इदारे को ऑन बोर्ड लेना चाहती है। मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकार हैदर से। वकार हैदर, मुलाकात का अहवाल क्या रहा? जी बिल्कुल, यही अहम खबर है क्योंकि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो कशीदगी चल रही थी, आज जो मुशीर पार्लिमानी उमूर हैं जो इलेक्शन कमीशन के मामला भी देखते हैं और वो आज इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं और ज़राए का कहना है कि उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो है वो मुलाकात हुई है, जिसमें मुख्तलिफ यानी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो कानून साजी है और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो जो है वो ज़ेर हो रही। जबकि बाबर अवान ज़राए के मुताबिक उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि वफाकी हुकूमत कानून साजी से आइंदा इंतखाबात को जो उसकी शफाफियत जो यकीनी बनाना चाहती है और वफाकी हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन को भी जो है भरपूर यकीन बनाई गई है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान राजा है, उनकी जानिब से हुकूमती यकीनदानी का जो है मकदम किया गया है। अवामी और मुल्क के मफाद में बहुत शुक्रिया आपका। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बड़ा फैसला कर लिया है। अब किसी भी भारतीय हवाई कंपनी को पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमली इकदाम उठाते हुए अथॉरिटी ने भारतीय एयरलाइन गो फर्स्ट को श्रीनगर से शारजा की परवाज़ों के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदे खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। चीफ की जानिब से हवाले से कुछ रोज खबर ब्रेक की थी, जिसके मुताबिक भारतीय एयरलाइन गो फर्स्ट को श्रीनगर से शारजा की परवाजों के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि हुकूमती कामात पर इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया और सीए पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज श्रीनगर से शारजा की परवाजों के लिए भारतीय एयरलाइन को एक नॉन शेड्यूल परवाजों की इजाज़त जो दी थी उसको मनसूख कर दिया गया है और सीए के शोबा ट्रांसपोर्ट के हुक्काम ने फ़िज़ाई हुदूद की इजाज़त मनसूख करने की तस्दीक कर दी है। जबकि हुकूमत पाकिस्तान के अहकाम पर भारतीय एयरलाइन गो फर्स्ट को श्रीनगर परवाजों के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त मनसूख कर दिया गया है। ये कहना है सीईओ काम का, जबकि उनका कहना है कि इस हवाले से किसी भी किस्म की गो फर्स्ट के अलावा लेकिन किसी भी एयरलाइन को पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। जी शुक्रिया जावेद असगर चौधरी। जब पुलिस में ऐसे एहलकार होंगे तो हिफाजत कौन करेगा? वर्दी का ख्याल है ना ड्यूटी का पास, ना ही हथियार की फिक्र। गुलशन इकबाल में नशे में धुत पुलिस एहलकार की फुटेज वायरल हो गई। गुजरने वाले शहरी अपने मोबाइल फोन से वीडियोस भी बनाते रहे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, आगाह कीजिएगा, क्या इस पुलिस एहलकार के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में आई है? जी बिल्कुल, ये पुलिस एहलकार ने महकमा और यूनिफॉर्म की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। ये बताया जाता है कोर्ट पुलिस का एहलकार जो नशे में धुत सड़क पर लेटने की वीडियो वायरल हुई है। गुलशन इकबाल में बदमस्त एहलकार शराब के हमरा मट्टी में लेटा रहा। गुजरने वाले शहरी अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे। सैकड़ों अफराद के बीच एहलकार मजे से आंखें बंद करके जो है वो सर्वर पर लेटा रहा, जबकि कोर्ट पुलिस का एहलकार शराब पीते पीते इस मकाम पर आकर लेटा था। हमें ये भी बताया गया है कि एहलकार नशे में इतना धुत था कि उसने अपने उठने को जो है वो उठा भी नहीं। नशे में धुत एहलकार का नाम ज़ीशान बेग बताया जाता है। गुलशन इकबाल पुलिस ने एहलकार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ज़ीशान बेग गुलशन चौरंगी के करीब सड़क पर शराब की बोतल से हमरा लेटा हुआ था। गिरफ्तार एहलकार के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शुक्रिया बुरहान। आईजी सिंध ने कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम का एतराफ़ कर लिया है। आईजी सिंध ने महकमा CIA को बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने का टास्क भी सौंप दिया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़ुहैब जीएजा से। ज़ुहैब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी देखिए, बिल्कुल आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि आईजी ने सीआईए का जो महकमा है एसएसयू, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां करें और ऐसे अफराद जो उसमें मुलविस हैं उनको फौरन जो है गिरफ्तार किया जाए। इस हवाले से उसमें ये भी बताया गया है कि कराची के मखसूस इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा वारदातें होती हैं, उन मकामात पर 5 एसएसयू की जो टीमें हैं वो काम करेंगी। उनमें जो है वो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल इस टीम में जो है वो शामिल है जो बढ़ती वारदातों पर काबू पाएंगे। जी शुक्रिया ज़ोहैब। लाहौर में भी जराइम की वारदातें इंतजामिया के काबू से बाहर हो गई हैं। गाह का रूप धारे डकैतों ने मेडिकल स्टोर को लूट लिया है। कराची के अलावा लाहौर में भी जराइम की वारदातें अब बढ़ती जा रही हैं। इंतजामिया के काबू से बाहर हो चुका है मुकम्मल तौर पर यह मामला और गाह का रूप धारे डकैतों ने मेडिकल स्टोर को लूट लिया है। ये मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जो CCTV फुटेज के हैं कि किस तरीके से डकैत जो है मेडिकल स्टोर में घुसते हैं और लूट मार करते हैं। गाह का रूप धार के ये आते हैं और उसके बाद ये मेडिकल स्टोर में इस तरीके से वारदात होती है। लाहौर के में भी जराइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और हम ये देख रहे हैं कि इस किस्म की CCTV फुटेजेस लाहौर से भी मौसूल हो रही हैं। शहर में डकैती की वारदातें कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। ठोकर न्यासपेट में डाकुओं की गाहक के रूप में मेडिकल स्टोर में डकैती की वारदात रिपोर्ट हुई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार शौकत, अपडेट कीजिएगा, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? लाहौर में चोरी डकैती की वारदातों में जो है वो रोज इजाफा होते जा रहा है। आज इसके ठोकर न्याज बेग में जो है वो मेडिकल स्टोर में वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई है जिसमें देखा जा सकता है कि डाकुओं ने दवाइयों का रेट पूछने के बाद जो है मुलाजिमीन पर असला तान दिया और मुसल्ला डाकुओं की जानिब से जो है मेडिकल स्टोर मुलाजिमीन को यरगमाल भी बनाया गया जिस पर जो है वो वारदात के दौरान मोबाइल बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। पाकिस्तान के मुमताज़ होम अप्लायंसेस बनाने वाली ब्रांड डॉलन्स ने आर्सलिक के साथ 5वीं सालगिरह शानदार अंदाज में मनाई। सालगिरह की तकरीब में डॉलन्स और आर्सलिक के आला अफसरान ने शिरकत की और पाकिस्तान में अपनी बड़ी पैमाने पर सरमायाकारी जारी रखने और खदमात की फराहमी के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर डॉलन्स के CEO उमर एहसन ने कहा कि आर्सलिक के साथ अपने इंजमाम के बाद डॉलन्स ने जदीद तरीन प्रोडक्ट्स मुतारिफ करवाई हैं। आइंदा बरसों में भी मजीद सरमायाकारी का इरादा रखते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।